तो आज करना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होगा, जब तक हम लोगों को जेनेटिक्स का पता नहीं था तब तक सेक्स डिटर्मिनेशन एक पजल था। देखो क्या लिखा है, पजल, यानी एक पहेली टाइप का था। जब तक हम लोगों को जेनेटिक्स का पता नहीं था तब तक ये हमें क्या लगता था, पजल। लेकिन जब हमें कुछ क्लू मिले, वो क्लू मिले कैसे, जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म के, यानी जेनेटिक्स के बारे में पता चला और क्रोमोसोम के बारे में पता चला, तो हमको सेक्स डिटर्मिनेशन के कुछ क्लू मिले। और क्लू जो थे वो कुछ एक्सपेरिमेंट से मिले थे। कैसे मिले थे, एक्सपेरिमेंट करके। और एक्सपेरिमेंट किया किस पे था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार जो हम लोगों ने वो किस पर किया, इंसेक्ट पर किया। और उसका बेसिस क्या था, जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म। क्रोमोसोम का मैकेनिज्म, या तो जीन या तो क्रोमोसोम, राइट। जब हमने साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया, यानी सेल पर स्टडी की, तो हमको पता चला किस पर सेल की, तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म का पता चला। और तब हमें पता चला कि सेक्स डिटर्मिनेशन इसी वजह से होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का कारण क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोम। द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोम इज द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग। हैंकिंग ने पहली बार स्पर्म के बनते समय, इंसेक्ट में स्पर्म के बनते समय दो चीजें देखी। ये ग्रॉस हॉपर पे काम कर रहे थे। ये किस पे काम कर रहे थे, ग्रॉस हॉपर। इन्होंने स्पर्म के बनते समय दो चीजें देखी कि बताया कि 50% स्पर्म में एक्स बॉडी पाई जाती है और 50% में नहीं पाई जाती है। बताइए, 50% में स्पर्म, 50% स्पर्म ने कौन सा स्ट्रक्चर रिसीव किया था, एक्स बॉडी, ठीक है ना, जबकि 50% ने उसे रिसीव, ठीक है। हैंकिंग ने इनको कौन सी बॉडी नाम दिया, एक्स बॉडी। बाद में पता चला कि ये एक्स बॉडी नहीं है, ये एक्स बॉडी नहीं बल्कि एक्स क्रोमोसोम है। तो देखो क्या लिखा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट, यानी बाद में और खोज हुई कि एक्स बॉडी, जो एक्स बॉडी थी वो क्या पाया गया, हैंकिंग की एक्स बॉडी वास्तव में एक क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम। देखो अगले पेज पे लिखा है, एंड दैट इज एक्स क्रोमोसोम। वो एक्स बॉडी नहीं था। तो हैंकिंग की एक्स बॉडी किस नाम से जाती, और पता ये लगा कि ये इंसेक्ट के अंदर होता है और ये सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। और इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, एक्स नॉट टाइप। एक्चुअली होता क्या है, इंसेक्ट में मेल और फीमेल, इसमें ऑटोसोम के साथ साथ एक्स, इसमें ऑटोसोम के साथ साथ एक्स एक्स होता है। बताओ, जब गैमिट बनता है तो आधा ही तो जाता है, बॉडी टू गैमिट, तो दो ए में से कितने ए, और ए या तो एक्स जाएगा या तो ए प्लस नॉट जाएगा। 50% स्पर्म ऐसे होंगे, 50% स्पर्म ऐसे होंगे। लेकिन यहां पे गारंटी है, क्योंकि यहां होमो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो दो प्रकार के गैमेट बन रहे हैं। यहां कंडीशन है तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, और उसके बनने की संभावना, और इसके बनने की संभावना 50-50%। इसके साथ फ्यूज किया तो डबल ए प्लस डबल एक्स फीमेल बनेगी, और ये डबल ए प्लस एक्स नॉट तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। बाद में ही पता चला। तो वही बोला गया है कि ऑल द एग्स, एग के अंदर फीमेल में एग बनेगा कि मेल में एग बनेगा, तो एग के अंदर ऑटोसोम के एक एक्स क्रोमोसोम होगा। देखो ऑटोसोम के अलावा जो स्पर्म होते हैं उनमें कुछ में एक्स होगा, नहीं होगा, कुछ में एक्स है और कुछ में नहीं। तो एक्स क्रोमोसोम बिकम्स फीमेल। कह रहा है अगर एग, वो वाला एग जिसके पास स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है, उसके साथ अगर फ्यूज तो क्या बनेगा, और अगर ये प्लस ये बना तो मेल बनेगा।
तो sperm that do not have X becomes male. इतनी बात क्लियर? अच्छा आप बताओ किसमें क्रोमोसोम की संख्या कम है? क्योंकि मेल है AA+X0 और फीमेल है AA+XX. बताओ इसमें एक X कम है ना? कम में होता है कि फीमेल में कम होता है? यानी मेल में कम है कि फीमेल में कम है? मेल में कम है. देखो ये मेल ये फीमेल, मेल में एक माइनस होता है जबकि फीमेल में एक एक्स्ट्रा होता है. राइट? तो देखो लिखा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल. क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या बताओगे? इक्वल क्या अनइक्वल? किसमें ज्यादा है? कितने ज्यादा है? किसकी तुलना में? मेल की तुलना में ज्यादा है. ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन. यहां एक्स ने निर्धारित किया लिंग को, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम. क्या बोला गया? सेक्स क्रोमोसोम. और बाकी के बचे हुए क्रोमोसोम को क्या बुलाया गया? ऑटोसोम. ए ऑटोसोम. ठीक है. ग्रॉस हॉपर में इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? एक्स टाइप. ठीक है. मेल में क्या होता है? केवल एक एक्स होता है और उसके साथ कोई दूसरा नहीं होता, जबकि फीमेल में एक होंगे. एक खोज की तो हमको एक नया टाइप का मिला. कौन सा टाइप का मिला? और ये कहां होता है? मैन में और मैमल में और दूसरे इंसेक्ट में. ड्रोसोफिला में हमारे अंदर और हमारे सारे मैमल में. मैन में और ड्रोसोफिला में कौन सा टाइप का होता है? जबकि ग्रॉस हॉपर में कौन सा था? हाँ, X0 टाइप. इस तरह के डिटर्मिनेशन में मेल और फीमेल दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. मेल और फीमेल में दोनों में कितने होते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग में क्या होता है? AA+ मेल है तो XY, AA+XX. तो ये मेल और ये फीमेल, बताओ क्रोमोसोम की संख्या बराबर है कि नहीं है? बराबर है. मेल में क्या होगा? एक X होगा, ठीक है ना, और उसका काउंटर भाग जो होता है वो छोटा होता है, यानी Y छोटा होता है और उसे Y क्रोमोसोम बोलेंगे. जबकि फीमेल में एक पेयर X क्रोमोसोम होता है और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ऑटोसोम की संख्या बराबर है. ये देखो AA. और ह्यूमन बीइंग में और ड्रोसोफिला में दोनों के अंदर यही मेथड देखा जाता है. दोनों के अंदर X और Y वाला मेथड देखा जाता है. जबकि फीमेल में क्या होता है? एक पेयर X होता है और फीमेल में होता है AA+XX. तो बोला है फीमेल में एक पेयर X है. देखो मेल में क्या है? एक X और एक Y है. किसके अलावा? ऑटोसोम के अलावा. ऑटोसोम के अलावा ही बात चल रही है. ऑटोसोम के अलावा ही बात चल रही है. सही है ना? अब उन्होंने बोला इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन से दो टाइप की चीजें सामने आई. एक X0 टाइप, एक XY टाइप. एक X0 टाइप और एक XY टाइप. देखो ए वाले केस में, ए वाले का मतलब हो गया पहला वाला केस. पहले वाले केस में क्या था? आइदर विद और विदाउट. या तो X था या तो नहीं था. आइदर विद और विदाउट X. यानी एक था X0 और एक था XX. यानी या तो X के साथ कोई नहीं था या तो X के साथ कोई था. ये पहला केस हो गया. दूसरे वाले केस में X के साथ Y था या X के साथ X के साथ Y था. ये A वाला केस मान लिया, B वाला केस मान लिया, मैमल और मैन वाला मान लिया. तो देखो ए केस अलग लिया है, बी केस अलग लिया है. केस में मेल हेट्रोजाइगोटिक था कि फीमेल? मेल हेट्रोजाइगोटिक था कि फीमेल? A+0 बना रहा था, यहां A+X बना रहा था, या A. इन दोनों ही केस में मेल कैसा था? और जो हेट्रोगैमेटिक होता है वही लिंग निर्धारित करता है.
वही सेक्स को डिटरमाइन करता है। बताइए सेक्स डिटरमाइन किसने किया? मेल ने। किस केस में? केस ए में कि केस बी में? दोनों में। लेकिन एक ऐसा भी केस है जहां टोटल नंबर क्रोमोसोम सेम होते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन वहां पे डिफरेंट टाइप के गैमेट कौन बनाता है? डिफरेंट टाइप के गैमेट फीमेल बनाती है। बनाती है वहां फीमेल डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाती है, यानी हेट्रोगैमेटिक इसमें पाई जाएगी, फीमेल में पाई जाएगी। हेट्रोगैमेटिक इसमें हेट्रोगैमेटिक होती है। और ये केस है किसका? फाउल का। ये केस किसका है? बर्ड का या फाउल का। बर्ड या फाउल। फाउल यानी मुर्गी। मुर्गी के केस में मेल के पास डबल ए प्लस जेड जेड और फीमेल के पास डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू। अब आप बताओ ये हेट्रोगैमेटिक है कि होमोगैमेटिक? और ये तो फीमेल सेक्स निर्धारित करेगी कि मेल करेगा? मुर्गा लिंग निर्धारित करेगा कि मुर्गी? यानी कि बर्ड निर्धारित करे, बर्ड फीमेल बर्ड निर्धारित करेगी कि मेल बर्ड? यानी पहले केस में कौन निर्धारित कर रहा था? मेल एक्स नॉट टाइप में और एक्स वाई टाइप में मेल निर्धारित करता है। लेकिन जेड डब्ल्यू और जेड जेड के केस में कौन निर्धारित कर रहा है? लिखा है दो डिफरेंट टाइप के सेक्स यहां पर फीमेल बर्ड में पाए जाते हैं। जेड डब्ल्यू फीमेल बर्ड है और जो जेड जेड है वो कौन होता है? मेल। देखो मेल हैव ए पेयर ऑफ जेड। ए पेयर ऑफ जेड का मतलब डबल ए प्लस जेड जेड। और फीमेल कैसी है? डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू। ये तो एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा, डबल ए प्लस जेड, और ये दो प्रकार का बनाएगी ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू। अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज किया तो डबल ए प्लस डबल जेड मेल बनेगा। ये हुआ तो डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू फीमेल हुआ। बोलो क्लियर? तो किसने निर्धारित किया? मेल ने कि फीमेल ने? अब कह रहा है इंसानों में क्या होता है? हमारे पास तो 23 जोड़े क्रोमोसोम है। 23 जोड़े में से 22 जो जोड़े हैं वो मेल फीमेल में सेम है। 22 जोड़े सेम है, 22 पेयर सेम है। 23वां पेयर जो है, 23rd पेयर जो है वो डिफरेंट है। या तो XX होगा या तो XY होगा। ठीक है ना? तो ये 22 पेयर दोनों में सेम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अब देखो अगर फीमेल है तो बनेगा एक ही प्रकार का गैमेट। केवल कौन सा बनेगा? A प्लस आधा हो जाएगा ना, यानी 22 पेयर नहीं 22 और प्लस X। और अगर फीमेल है मेल है तो दो प्रकार के बनेंगे, 22 प्लस X या 22 प्लस Y। 22 प्लस X या 22 प्लस Y। अब अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज हुआ तो 22 और 22 पेयर, और XY फीमेल नहीं XX फीमेल। यहां देखो ये 22 और 22 यानी 22 पेयर हो गए, और X के साथ तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। यानी हम लोग के केस में लिंग निर्धारित किसने किया? मेल ने कि फीमेल ने? हाँ तो वही लिखा है। स्पर्म दो प्रकार के बनेंगे, 50-50%। 50% में X आएगा, 50% में Y आएगा, जबकि फीमेल में एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, यानी 22 प्लस X, 22 प्लस X, और उसके बनने की संभावना 100% है। अच्छा आप बताओ, अगर मान लो कि हमारी सोसाइटी में पूछा जाए कि बच्चे के लिंग के लिए निर्धारित कौन करता है, बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है? मेल। लेकिन हमारी सोसाइटी इल ट्रीटेड किसको करती है? फीमेल को। लास्ट लाइन देखिए लिखा हुआ है, वैसे तो मेल जिम्मेदार है, लेकिन अनफॉर्चुनेट दैट आवर सोसाइटी ह्यूमन आर ब्लेम टू द गिवन टू द फीमेल और मेल चाइल्ड। यानी अक्सर फीमेल को कोसा जाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? लेकिन कोसा किसको गया? मेल को कोसा गया, फीमेल को कोसा गया। कहते नहीं कलमुही पैदा कर दिया कहां से लड़की, है ना? यही कहते हैं ना? तो कहना चाहिए ए सुन कलमुहे, तेरे लौंडे ने ही पैदा किया है, वही जिम्मेदार था, मेरा क्या कसूर, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, है ना? जागो भारत जागो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में लिंग निर्धारित कौन करता है? हनी बी में लिंग निर्धारित करता है, देखो यहां पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेथड होता है। कौन सा मेथड? जो हैप्लॉन्टिक है वो कौन है, और जो डिप्लॉन्टिक है वो कौन है, और इसमें भी कितने सेक्स हैं?
एक होता है स्ट्राइल और एक होता है फर्टाइल। फर्टाइल कौन है? फर्टाइल है क्वीन और स्ट्राइल है वर्कर। और मेल होता है ड्रोन, मेल होता है ड्रोन, मेल होता है ड्रोन। ये जो ड्रोन हम उड़ाते हैं इसी के नाम से दिया गया है। तो ड्रोन, ड्रोन एन होता है, मेल होता है। फीमेल या तो फर्टाइल होगी या तो स्ट्राइल। फर्टाइल है तो क्वीन, स्ट्राइल है तो वर्कर। इसका मतलब ये तो भाग ले ही नहीं पाएगी, ये और ये केवल भाग लेंगे सेक्स वो डिटर्मिनेशन में। तो अब देखो, एक पेरेंट है एन और एक पेरेंट है 2n। जो n है उसमें क्रोमोसोम की संख्या, जो 2n है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 32। इसका गैमेट बनाओ तो माइटोसिस द्वारा बनेगा, क्योंकि गैमेट भी है n होता है। तो n बराबर कितना बना? स्पर्म बना n बराबर 16। और ये देखो, इसका गैमेट बनाओ कैसे बनेगा? मियोसिस द्वारा बनेगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 16। और ये जब फर्टिलाइज करेगा तो 2n बराबर 32 बन जाएगा। ठीक है, तो फीमेल सेक्स बनेगा। अगर इसने रॉयल जेली खाते रहे लगातार तो ये बन जाएगी क्वीन, और रॉयल जेली खाना बंद कर दिया तो बन जाएगी वर्कर। रॉयल जेली एक तरह का प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है, उनके छत्तों में पाया जाता है। तो अगर रॉयल जेली लगातार खा रही है तो क्या बन जाएगी? क्वीन। और अगर रॉयल जेली नहीं खा रही तो क्या बन जाएगा? यानी सेक्स ऑर्गन डेवलप कर जाएंगे तो क्वीन, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं करे तो वर्कर। ठीक है ना। और अगर इसका फर्टिलाइजेशन ना हो तो आप बताओ, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई सेक्स बन जाना पार्थिनो जेनेसिस कहलाती है, पार्थिनो जेनेसिस कहलाती है। तो वो बन जाएगा मेल। मेल में गुणसूत्र की संख्या 16। ए सेक्सुअली बना के सेक्सुअली, जबकि फीमेल कैसे बनती है? सेक्सुअली। तो मेल को क्लोन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। देखो क्या लिखा है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन द इंडिविजुअल दैट दे रिसीव। अगर ऑफस्प्रिंग यूनियन ऑफ स्पर्म और एग से बना, यानी एन और एन से बना, तो कितने एन हो जाएगा? 2n। तो या तो क्वीन बनाएगा या तो वर्कर। अगर रॉयल जेली खा रही है तो, रॉयल जेली नहीं खा रही तो, अगर फर्टाइल है तो, अगर स्ट्राइल है तो वर्कर। और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग रह गया यानी एन रह गया तो क्या बनेगा? एन रह गया तो क्या बनेगा? मेल। मेल का नाम ड्रोन, और इस प्रोसेस का नाम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, और फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हो जाती है एपोमिक्सिस। अच्छा, उन्होंने बोला मेल में आधे होंगे गुणसूत्र, यानी n बराबर, जबकि फीमेल में 2n बराबर। तो फीमेल की तुलना से तो आधे हुए ना, फीमेल में दुगने हुए। कह रहा है फीमेल में दुगने होंगे, दुगने मतलब 32, मेल में आधे होंगे, आधे मतलब 16। ठीक है। और बोला गया, इस तरह के मेथड को हमने एक नाम दिया था शुरुआत में ही। क्या नाम दिया था? हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेथड। क्योंकि हैप्लाइड कौन सा होगा? मेल। और डिप्लाइड कौन सा होगा? फीमेल। ठीक है। और बोला गया मेल स्पर्म कैसे बनाएगा? माइटोसिस द्वारा। जबकि फीमेल कैसे बनाएगी? मियोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा। और एक बात और कह रहा है कि इसके पापा नहीं होंगे। मेल के पापा कहां हैं? मेल तो डायरेक्ट फीमेल से बन रहा है ना, मेल तो डायरेक्ट फीमेल से बन जा रहा है ना, तो उसके पापा नहीं है ना, उसके दादाजी है, नाना जी है, ना नाना जी है और ना पापा है। तो ना तो ग्रैंडफादर है और ना ग्रैंडसन का रिश्ता है। ठीक है ना। लिखा है कैनॉट हैव सन बट हैव, नहीं ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड सन नहीं है। देखो ऐसे देखो ना, फीमेल 2n है कि n। अगर फीमेल बिना फर्टिलाइजेशन के एग बना दे तो कितनी हो जाएगी? 16। ये कितनी थी? और अगर फर्टिलाइजेशन के बनाती तो कैसे बनता? 32। तो ये कौन सा सेक्स बनता? मेल की फीमेल? ये। अब बताओ, क्या इसके पापा थे? केवल मम्मी से तो बना। ठीक है ना। लेकिन इसके नाना जी तो थे, नाना जी तो 2n थे ना, वो तो 32 थे। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का रिश्ता तो बना, लेकिन पापा और केवल मम्मी से बना है, पापा वाला रिश्ता नहीं है। कह रहा है चिक्स का सेक्स कौन निर्धारित करता है? चिक यानी कि वही चूजे, चूजों का सेक्स निर्धारित कौन करता है? हाँ, तो वो फीमेल करती है।
देखो म्यूटेशन क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी डीएनए का सीक्वेंस अगर बदल जाए तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अगर डीएनए का सीक्वेंस बदल जाए तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अगर सीक्वेंस बदल गया तो क्या बदल गया? जीनोटाइप। और अगर जीनोटाइप बदल गया तो फिनोटाइप बदल जाएगा। उसके अलावा रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, दो ही ऐसी चीज है जिससे वेरिएशन आता है डीएनए में। बताओ दो ऐसी चीजें जिससे डीएनए में वेरिएशन आता है, रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन। रिकॉम्बिनेशन तो हर पीढ़ी में होता है, हम लोग में भी हुआ, इसलिए हम मम्मी पापा से डिफर है, लेकिन अगली पीढ़ी में भी होगा, उसके अगली पीढ़ी में भी होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, म्यूटेशन हर पीढ़ी में नहीं होता, कभी कभार होने वाली अचानक से परिवर्तन अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। कभी कभार अचानक से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? म्यूटेशन। कह रहे चैप्टर 5, यानी अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं। अगले चैप्टर में आप देखोगे कि डीएनए जो है पूरी लंबाई में ऐसे फैला होता है, और उसको बोलते हैं लूज। अगर डीएनए है, डीएनए अगर लूज है तो क्रोमैटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। और इसी क्रोमैटिड जब टाइट हो जाता है तो क्रोमोसोम बोलते हैं। बताओ लूज फॉर्म ऑफ डीएनए इज, टाइट फॉर्म ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम। जब कोशिका विभाजित नहीं होती तो क्या दिखाई पड़ता है? क्रोमैटिड। जब कोशिका विभाजित होती तो क्या दिखाई पड़ता है? क्रोमोसोम। ठीक है ना? अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये हाईली सुपरक्वाइल्ड होता है, हाईली सुपरक्वाइल्ड फॉर्म होता है, हाईली सुपरक्वाइल्ड फॉर्म होता है, हाईली सुपरक्वाइल्ड फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब डीएनए बहुत लिपटा होता है आपस में। और अगर डीएनए का कहीं लॉस हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और अगर कहीं गेन हो जाए तो क्या बोलते हैं? इंसर्जन। या अगर डुप्लीकेट कॉपी आ गई तो डुप्लीकेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये गायब हो गया तो क्या हुआ? डिलीशन। यहां पर कोई टुकड़ा आकर के जुड़ गया, मान लो एम आके जुड़ गया तो क्या हुआ? इंसर्जन। और यहीं पे सी आके जुड़ गया तो डुप्लीकेट कॉपी जुड़ गई ना, तो डुप्लीकेशन। समझ में आई बात? तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। अच्छा, क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या एबीरेशन। ये लाइन आई है 2024 में, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्रोमोसोमल एबीरेशन स्टेटमेंट में, और पूछा गया इसका बेस्ट एग्जांपल था कैंसर। सही है कि गलत है? क्रोमोसोमल एबीरेशन यानी क्रोमोसोम में बदलाव आ जाए तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या एबीरेशन, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कैंसर। ये स्टेटमेंट में आया था क्वेश्चन। उसके बाद म्यूटेशन जो होता है, ये जो होता है ड्यू टू चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। सिंगल बेस की सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस की सिंगल बेस पेयर, ये भी 2024 में आया हुआ है। वहां सिंगल बेस लिखा था तो सही था कि गलत? क्या होना चाहिए था? बेस पेयर। पेयर इसलिए क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो सिंगल लिख के क्या फायदा होगा? सिंगल बेस पेयर होना चाहिए, सिंगल बेस पेयर। इस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? अगर कहीं सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाए डीएनए के तो क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा नाम जीन म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा नाम, सबसे क्लासिकल एग्जांपल ये 2019 में आया था। क्लासिकल एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। बताओ पॉइंट म्यूटेशन का सबसे क्लासिकल एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। डिलीशन और इंसर्जन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कह रहा है अगर कहीं डिलीट हो जाए कोई बेस तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। अगले चैप्टर में दिया हुआ है राम हैज रेड कैप। अब मान लो ये एच गायब हो गया, डिलीट हो गया, तो राम ASREDCAP। देखो पूरा सेंस ही चेंज हो गया, पूरा फ्रेम चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। और मान लो कोई आ गया होता एक्स्ट्रा, राम हैज BRE, बी आ गया, बी एक्स्ट्रा गया, तो बी यहां आया तो BRE DCA और P बोलो, फिर पूरा फ्रेम चेंज हो गया। चाहे ऐड करने से हुआ हो या डिलीट करने से हुआ हो, फ्रेम पूरा चेंज हो जाता है। इस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो चैप्टर अगले में पढ़ेंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन चैप्टर 5 में। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? 4।
कह रहा है म्यूटेशन का जो डिस्कशन है वो इसके बियॉन्ड है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन, मतलब ये लिमिटलेस चीज है, लिमिटलेस। बोला गया देयर आर मैनी केमिकल और फिजिकल फैक्टर, बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, और म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंस को म्यूटाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटाजन। म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंस को क्या बुलाते हैं? म्यूटाजन बुलाते हैं। और फिर बोला गया दे आर रिफर्ड एज म्यूटाजन एंड द रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन? यूवी रेडिएशन, ये भी एक म्यूटाजन है। तभी तो ज्यादा अगर हम लोग धूप में रहते हैं तो म्यूटेशन का चांस बढ़ जाता है, ज्यादा धूप में रहते हैं म्यूटेशन का चांस बढ़ जाता है। कह रहा है हम लोगों में बहुत सारे आनुवंशिक रोग होके आते रहते हैं। ये बेस्ड होता है किस पर? हेरिडिटी पर। हेरिडिटी पर जो हमारी फैमिली से हमें प्राप्त होता है, आनुवंशिकी पर होता है जो हमारी फैमिली से होता है। जब मेंडल ने अपना काम किया तो इनहेरिटेंस का पैटर्न पता चला, ठीक है, और उन्होंने देखा कि वहां पे क्या होता है कि हम इस क्रॉस को कंट्रोल फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है हमारी फैमिली हिस्ट्री को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कौन सा जीन बच्चों में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? पिडिग्री एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस? पिडिग्री एनालिसिस, ठीक है। पिडिग्री एनालिसिस जो होती है वो पर्टिकुलर ट्रेट को फैमिली के अंदर दिखाती है, ठीक है। जब हम इंसानों का जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो पिडिग्री जो होती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल बन जाती है, क्या करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक ट्रेट कैसे पहुंच रहा है बच्चों में, जैसे फिगर 4.13 में जो अभी पढ़ेंगे। कह रहा है डीएनए में आनुवंशिक सूचना भरी होती है, और अगर कहीं पे डीएनए में चेंज आ गया, डीएनए में किसी कारण चेंज आ जाए, ठीक है, या तो चेंज ना आए या तो चेंज आ जाए। अगर चेंज आ गया या नहीं आया तो उसके बाद क्या होता है, वो ऐसा ओकेजनली होता है, और फिर इस वजह से हमारा जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाएगा, और जेनेटिक मटेरियल चेंज आने का कारण म्यूटेशन, और इस वजह से हमारे अंदर जो फीचर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, हमारे अंदर जो फीचर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाए, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ना पहुंचे। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचते, उसको सिंड्रोम कहते हैं। जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पहले उन्होंने बोला कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको दो भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा। क्या इसकी पिडिग्री बनाई जा सकती? यस। इसकी पिडिग्री? नो। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन या म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अगर किसी जीन में चेंज आ गया तो उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, और ये बिल्कुल वैसे ही फॉलो होता है जैसे कि अब हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, वैसे ही ये पैटर्न जो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो पिडिग्री एनालिसिस का भाग बन जाता है। और बोला गया हमारी सोसाइटी में हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोनुरिया, थैलासीमिया, ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जांपल है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? मैं नाम ले रहा हूं, हीमोफीलिया और थैलासीमिया है, और टर्नर सिंड्रोम नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस है, और सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अच्छा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे डोमिनेंट केस में, या तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे रेसेसिव केस में, या तो डोमिनेंट अवस्था में या तो रेसेसिव अवस्था में। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव, और उसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड और सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट, और वाई लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड रेसेसिव, या एक्स ऑटोसोमल रेसेसिव। देखो दो प्रकार के हो सकते हैं,
4 प्रकार के टोटल होंगे। या तो ऑटोसोम अपने आप को डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, या तो ऑटोसोम अपने आप को रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, या तो सेक्स क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम अपने आप को डोमिनेंट अवस्था में करेगा, या तो एक्स क्रोमोसोम अपने आप को रिसेसिव अवस्था में करेगा। तो वही बोल रहा है 4 केस बनेंगे, एक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल लिंक्ड, ऑटोसोम में भी डोमिनेंट, ऑटोसोम में रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जैसे यहां ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, पहचानेंगे कैसे डोमिनेंट है कि रिसेसिव? अगर मम्मी पापा में रोग है और अगली पीढ़ी में है तो ये हो जाएगा डोमिनेंट। देखो मम्मी पापा में रोग नहीं था, नहीं पहुंचा अगली पीढ़ी में। यहां मम्मी पापा में रोग था, पहुंच गया। अगर मम्मी पापा में रोग है और अगली पीढ़ी में पहुंच जाए, मम्मी पापा में रोग है अगली पीढ़ी में पहुंच जाए तो डोमिनेंट। बताओ ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव? डोमिनेंट है। और अगर अपोजिट सेक्स को केवल इफेक्ट हो तो सेक्स लिंक्ड, वो भी एक्स वाला। सेक्स लिंक्ड कौन सा वाला? एक्स लिंक्ड। तो देखो यहां देखो, फीमेल को था, मेल में पहुंच गया, लेकिन यहां फीमेल में भी तो पहुंच गया। तो अपोजिट सेक्स को पहुंचा कि दोनों सेक्स को पहुंच गया? अगर दोनों सेक्स को पहुंच गया तो ज्यादातर संभावना है किसका? ऑटोसोमल का। और अगर मम्मी में होता, केवल बेटे में पहुंचता, तो ज्यादातर संभावना थी एक्स लिंक्ड की। ठीक है, यहां देखो, यहां सेम सेक्स में पहुंच गया, जबकि अपोजिट सेक्स में पहुंचता तो एक्स लिंक्ड होता। सेम सेक्स में पहुंच गया तो कैसा होगा? ऑटोसोमल। तो ये हो गया पहला केस, देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट। और इसका एग्जांपल है मसल डिस्ट्रॉफी। मसल डिस्ट्रॉफी को मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी बोलते हैं, मसल डिस्ट्रॉफी का दूसरा नाम। अब यहां देखो, मम्मी पापा में नहीं है लेकिन बच्चों में फैल गया और दोनों सेक्स में आ रहा है, किसी एक में नहीं आ रहा है। अगर मम्मी में होता, केवल बेटों में आता, बेटियों में ना आता तो एक्स लिंक्ड। लेकिन यहां चेक करो, मम्मी में था, बेटे में पहुंचा। ठीक है ना? तो आप एक पीढ़ी में नहीं, सब पीढ़ी में देखोगे मिला के, तो ये क्या हो गया? ये ऑटोसोमल क्या हो गया? रिसेसिव। और बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड, कलर ब्लाइंडनेस ये वाला है। देखो अगर एक्स एक्स है, दोनों पे कैपिटल सी बैठा है तो ये नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल। अगर एक एक्स है, ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी, तो बताओ ये नॉर्मल है? ये इस पे रोग है, लेकिन ये रोग एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया। तो नॉर्मल फीमेल की कलर ब्लाइंड फीमेल। ये फीमेल देखो, एक्स के पास स्मॉल सी, एक्स के पास भी स्मॉल सी, और स्मॉल सी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। ये हो गया फीमेल विद कलर ब्लाइंडनेस। बोलो क्लियर? बताओ अगर एक्स पे कैपिटल सी, एक्स पे कैपिटल सी तो नॉर्मल फीमेल। डबल एक्स होते तो फीमेल बनती है ना? अच्छा, एक पे कैपिटल सी बैठा है, एक पे स्मॉल टी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया, तो क्या होगा? तो भी नॉर्मल फीमेल। लेकिन एक पे स्मॉल सी, दूसरे पे भी स्मॉल सी, तो कलर ब्लाइंड फीमेल। मेल में ऐसा होता है, एक एक्स पे कैपिटल सी और वाई पे तो सी होता ही नहीं। एक्स लिंक डिसऑर्डर है कि वाई लिंक? तो वाई पे तो बिठाना ही नहीं। अच्छा, और अगर एक्स पे स्मॉल सी और वाई, तो ये हो गया नॉर्मल मेल, और ये हो गया कलर ब्लाइंड मेल। मेल में 2 ही केस बनेंगे, फीमेल में 3 केस बनेंगे। समझ आ गई बात? तो बताओ ज्यादातर संभावना क्या है? अगर मान लो कि ये वाला केस बन रहा है, अगर मान लो मम्मी है कैरियर। कैरियर किसको बोलते हैं? जिसके पास रोग ना हो, जिसके पास जीन तो हो पर उसको रोग ना हो। जैसे बताओ कैपिटल सी रोग नॉर्मल है, एक्स पे कैपिटल सी स्मॉल सी नॉर्मल है, बोलो। और एक्स पे स्मॉल सी तो डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? केस 1 की, केस 2 की, केस 3 की? केस 2 की। तो ये रहा केस 2। ये फीमेल ऐसी है, इसके पास जीन है, ठीक है, और इसकी अगर मैरिज करा दी इसके साथ, नॉर्मल फीमेल के साथ, नॉर्मल मेल के साथ, तो देखो ये क्या बनेगा, इसको बना लो। नॉर्मल मेल के पास क्या है? कैपिटल सी है। नॉर्मल मेल के साथ क्या है? कैपिटल सी। ठीक है, तो यहां लिख लो कैपिटल सी और एक्स के बाद स्मॉल सी। ठीक है, यहां लिख लो एक्स पे कैपिटल सी और वाई। अब बताओ एक्स सी दोनों कैपिटल आए? बोलो। यहां पे एक्स कैपिटल सी और वाई,
आया कि नहीं आया? यहां बताइए, एक्स पे कैपिटल सी और एक्स पे स्मॉल सी, और यहां देखो एक्स और स्मॉल सी और वाई। अब आप देख लो ये कैसी है? नॉर्मल। ये कैसा है? कलर ब्लाइंड मेल। और ये कैसा है? ये कैरियर फीमेल है। ये कैरियर फीमेल है। ये बताओ, कलर ब्लाइंड मेल है। मतलब मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? जब मम्मी कैसी हो, कैरियर, और पापा कैसे थे, नॉर्मल। तो फिर वो ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया? फिर वो ट्रांसफर हो गया, वहां से वहां तक चला आया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो बताओ किस में ज्यादा गया? मेल में संभावना ज्यादा है जाने की कि फीमेल में? मेल में संभावना ज्यादा है। कैसा है डिसऑर्डर? सेक्स लिंक्ड। सेक्स पे भी किस पे बैठा है? एक्स पे कि वाई पे? हाँ, एक्स पे, नॉट वाई। फिर उसके बाद इस डिसऑर्डर में होता क्या है? बच्चे लोगों को तीन कलर नहीं दिखता, आरजीबी। हमारे जो कलर बने हैं तीन ही कलर से मिलके बने, आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लू। रेड ग्रीन और ब्लू उनसे मिलके बना हुआ है आरजीबी, ठीक है ना? तो ये हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, इनको विभेदित नहीं कर पाते। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन, म्यूटेशन इन सर्टेन जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बदलाव आ जाता है, ठीक है। इट अकर्स अबाउट 8% चांस। बताओ कलर ब्लाइंडनेस का मेल में जाने की संभावना कितनी है? 8%। जबकि फीमेल में जाने की संभावना केवल और केवल 0.4%। इसका मतलब जो जीन था वो रेड और ग्रीन या ब्लू वाला, वो कलर ब्लाइंडनेस का एक्स पे बैठा था कि वाई पे? तो मेल में केवल एक एक्स पे होगा तो ही एक्सप्रेस हो जाएगा, फीमेल पे दोनों पे होगा तभी एक्सप्रेस होगा। मतलब कहना ये चाहता है, मेल पे स्मॉल सी आ गया वाई के साथ, हो गया कलर ब्लाइंडनेस। फीमेल में स्मॉल सी इस पे भी आएगा, स्मॉल सी इस पे भी आएगा, तब वो होगी, तब वो कलर ब्लाइंडनेस होगी। कह रहा है अगर कोई फीमेल कलर ब्लाइंड है तो बताओ बच्चों में कितने % चांस है? अरे मान लो ये कलर ब्लाइंड है और कैरियर है, 8% तो है। पहले ये बताओ ना, ये पूछ रहा है कि ये कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है कि नहीं है, लेकिन कैरियर है कि नॉर्मल? कैरियर है। तो बताओ 50% ओवा में ये जाएगा, 50% में वो जाएगा, तो कितना % चांस है? 50% चांस। तो 50% चांस है। और ये जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करता है? रिसेसिव अवस्था में कि डोमिनेंट अवस्था में? रिसेसिव अवस्था में कि डोमिनेंट अवस्था में? तो रिसेसिव अवस्था में, यानी एक्स पे स्मॉल सी, फिर एक्स पे स्मॉल सी। फिर क्या बोला गया? मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड। मदर कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन कैरियर है, यानी ऐसा कह रहा है एक्स के ऊपर कैपिटल सी और एक्स के ऊपर स्मॉल सी, मम्मी ऐसी है, ठीक है। क्योंकि ये कैसा है? नॉर्मल, और ये कैसा है? कलर ब्लाइंड। तो देखो क्या लिखा है, ये इसको डोमिनेट कर जा रहा है या ये इससे छुप जा रहा है। देखो क्या लिखा है, दैट मीन्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। कह रहा है इसका इफेक्ट इसमें नहीं आ पा रहा है, किसके कारण? डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील मतलब क्या? कैपिटल सी। कैपिटल सी ने स्मॉल सी के प्रभाव को क्या कर लिया? रोक दिया, सप्रेस कर दिया। इसीलिए तो बोलते हैं कि फीमेल, ये फीमेल कैरियर है और इसको कोई रोग नहीं है, लेकिन हां इसके पास जीन तो है ना, ठीक है। और मदर को क्या बोलेंगे? कैरियर। और पापा कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड। तभी ये बच्चों में फैलेगा। और अगर केवल मम्मी में है और बच्चों में नहीं फैल रहा है, मतलब कि पापा नॉर्मल है, पापा नॉर्मल होंगे। बोलो क्लियर है? बेटियों में कब आएगा? जब पापा कलर ब्लाइंड हो, अन्यथा ये किस में चला जाएगा? बेटों में। बेटों में जाने की संभावना कितने % थी? जबकि बेटियों में ना के बराबर थी, 0.4%। अच्छा, बेटियों में जाए इसकी गारंटी क्या है? कि पापा कैसे हो? कलर ब्लाइंड हो, तभी बेटियों में सर्तिया पहुंचेगा। हाँ, बेटों में पापा हो या ना हो कलर ब्लाइंड, तब भी पहुंचेगा। पापा हो या ना हो कलर ब्लाइंड, सारी चीजें तो बेटे को ही मिलती, बेटे को घंटा मिलता है। हीमोफीलिया,
आगे देखो, हीमोफीलिया भी कैसा डिसऑर्डर है? वैसा ही, कलर ब्लाइंडनेस जैसा। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो इसमें भी तो वही नियम और कानून लागू होंगे, यानी बेटियों में पहुंचने की संभावना बहुत कम और बेटों में पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से कहां पहुंच जाएगी? देखो बेटों में, बेटों में पहुंच रही है। प्रोजेनी मतलब संतान और मेल मतलब बेटे, और इसका वाइडली स्टडी इसी में किया गया है। और सिंगल प्रोटीन जो होती है, जो कास्केड ऑफ द प्रोटीन का भाग है, कास्केड का मतलब समझते हो, ये एक प्रोटीन, ये दूसरी प्रोटीन, ये तीसरी प्रोटीन, ये चौथी प्रोटीन, ये पांचवी, ये छठवीं, एंड सो ऑन। कोई एक प्रोटीन अगर, जैसे आपकी चेन है गले की, एक भी चेन की कड़ी टूटी, पूरी चेन नीचे आ रही। बोलो, कह रहा है अगर एक भी प्रोटीन कोई नहीं बनी तो पूरी चेन ध्वस्त हो जाएगी। सेम यही होता है हमारे ब्लड को जमाने के लिए, बहुत सारी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोई एक प्रोटीन नहीं बनी ना, पूरा चेन ध्वस्त हो गई, पूरी चेन ध्वस्त हो गई तो हमारे ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड जमेगा नहीं, इसी को बोलते हैं हीमोफीलिया, यानी ब्लड लगातार बाहर आएगा। तो देखो क्या लिखा है, कोई भी कास्केड ऑफ प्रोटीन की कोई एक चेन, सिंगल प्रोटीन अगर नहीं बनी पूरी चेन की, कास्केड मतलब चेन, पूरी चेन थी प्रोटीन की, कोई एक प्रोटीन ये नहीं बनी, 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 कोई भी नहीं बनी, पूरी चेन टूट जाएगी। अगर आपकी जंजीर की एक भी कड़ी कमजोर है तो पूरी जंजीर टूट जाएगी। हाँ या ना? वही आपकी चेन, या जिसे काऊ को बांधते हैं, लोहे की चेन होती है, अगर उसकी एक भी कड़ी कमजोर है पूरी काऊ भाग जाएगी छोड़ा के। बताओ अच्छा शादी कैसे भागती है? अरे पूरी भागी। तो ड्यू टू एन अफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट, अगर किसी को जहां भी कट लग गया तो लगातार ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और कह रहा है हेटेरोजाइगस फीमेल, यानी एक्स के ऊपर कैपिटल एच, एक्स के ऊपर हेटेरोजाइगस हुई कि नहीं, तो कैरियर है कि नहीं है? कैरियर है, तो हीमोफीलिया किसको पहुंचेगा? बेटों में, बेटों में पहुंचने की संभावना बहुत कम, ना के बराबर है। फीमेल कब होंगी हीमोफिलिक? जब फीमेल क्या हो, फीमेल हो कैरियर, और पापा कैसे हो, पापा हो हीमोफिलिक। और कह रहा है ऐसी फीमेल बाद में मर जाएगी। क्यों? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट होते ही बहुत ब्लीडिंग होती है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी कि ब्लड जमेगा ही नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में वैसे ब्लड नहीं जमता जल्दी, 5 दिन लग जाते हैं, और उसको हीमोफिलिया है तो ब्लड वैसे ही जमेगा। यूट्रस से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाने के कारण फीमेल की मौत हो जाएगी। लिखा है ना अनवाइबल इन लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ, फीमेल एडोलसेंस के बाद मर जाएगी। ऐसा किस किस जगह देखा गया? क्वीन विक्टोरिया, कहां? इंग्लैंड। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में होता, उनके बेटे सारे ऐसे हैं, बेटे सारे कलर ब्लाइंड हैं, वो सॉरी हीमोफिलिक हैं, और बेटियां सारी कैसी हैं? कैरियर। बेटियां कैसी हैं? अब तक तो उन्होंने जीन थेरेपी भी करा ली होगी क्योंकि बहुत रिच हो गए, आपने देखा होगा, पूरी दुनिया को लूटा है उन्होंने घूम घूम के। एक समय अमेरिका भी गुलाम था, पता है आपको? हाँ, एक समय अमेरिका भी उन्हीं का गुलाम था, लंदन का, ब्रिटेन का, जिसमें गुलाम थे। हाँ, और अमेरिका तो हमसे बाद में आजाद हुआ, 1874 में, 1874 में, हम लोग तो 1847 में हुए थे, 1947, वो शायद 1971 में या 74 में हमारे बाद हुआ। तो कहने का मतलब ये सोच के देख लो, सोच के देखो हमारे बाद हुआ, हमसे आगे। इसको कहते हैं दिमाग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, यानी फीमेल में क्या है? फीमेल में बहुत रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ फीमेल एटलीस्ट कैरियर, मदर होनी चाहिए कैरियर, फादर होने चाहिए हीमोफिलिक, तभी जाकर के ये अगली बच्ची को होगा, मतलब अगली पीढ़ी में जो बच्ची पैदा होगी उसको होगा। अगर फीमेल कैरियर है, पापा नॉर्मल है, तो बेटे ही वो होंगे हीमोफिलिक, बेटियां कभी हीमोफिलिक नहीं होगी। कौन सी फैमिली में देखा गया? विक्टोरिया। सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल कैसा डिसऑर्डर है? रेसेसिव, यानी क्या इसको होगा? अरे दोनों डोमिनेंट हैं, टोपा हो बिल्कुल, यहां नहीं होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया। यहां ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल। बोलो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ऐसा ही केस बनेगा। तो देखो क्या बोला गया, जैसे एच बी ए नॉर्मल है, एच बी एस डिजीज्ड है, एच बी एस कैरियर है। ये नॉर्मल, ये डिजीज, ये कैरियर। अब बताओ बच्चों में कब फैलेगा? बच्चों में फैलेगा जब दोनों मम्मी और पापा दोनों कैरियर हो। एच बी एस, इसको क्रॉस कराओ, एच बी एस, तो ये देखो चक्कर बोर्ड बना लिया, चक्कर मकर, एच बी ए और एच बी एस,
एच बी ए एच बी एस, तो ये एच बी ए एच बी ए, ये एच बी ए एच बी एस, ये एच बी ए एच बी एस, ये एच बी एस एच बी एस। तो बताओ 1/4 यानी कितने परसेंट? 25% चांस है। देखो क्या लिखा है, मम्मी और पापा दोनों कैसे हो? कैरियर। कैरियर का मतलब दोनों ही हेट्रोजाइगस है और डिजीज कंट्रोल कर रहा है सिंगल पेयर ऑफ एलील, यानी एच बी ए एच बी एस। और 3 संभावना बनी थी जीनोटाइप की, एक बनी थी एच बी एच बी ए, एक बनी थी एच बी एच बी एस, और एक बनी थी एच बी एच बी एस। तो बताओ कितने परसेंट में पहुंचा था? 25% में। कह रहा बच्चों में जाने की संभावना तो 50% थी, पर पहुंचा कितने में था? 25%। और देखो कह रहा है नॉर्मल हम लोगों का जब एच बी ए होता है तो ऐसा होता है जी ए जी सी टी सी, दो डीएनए होते हैं ना, जी ए जी और, लेकिन देखो वहां क्या हो गया, जी ए जी की जगह क्या आ गया? यू टी आ गया, ये पलट गया, देखो पलट गया। जी ए जी की जगह जी टी सी आ गया, और नीचे क्या चला गया? सी ए सी। अरे ये यार ये पलट दो, ऐसे म्यूटेशन हो गया, ऐसे कोई चीज ऐसे जुड़ी थी घूम के ऐसे जुड़ गई, हो गया म्यूटेशन। तो इसका एमआरएनए बनता था, इसकी एक कॉपी, ऊपर वाले की एक कॉपी, इसका जरा ऊपर वाले की कॉपी करो, तो जी टी जी बनना चाहिए था, पर आरएनए में टी होता नहीं है, उसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल। तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा। तो बीटा चेन में 6 पोजीशन में नॉर्मली क्या बनता है? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अब देखो 6 पोजीशन पे क्या बन रहा है? वैलिन। यानी 6 पोजीशन पे जरा सा चेंज आया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन गया। अब वैलिन बन गया तो चेन गड़बड़ हो गई, चेन गड़बड़ हो गई, इससे आपका जो आरबीसी था वो गोल और बाई कॉन्केव ना हो करके ऐसे हसिया के आकार का हो गया, सिकल शेप हो गया, तभी बोलते हैं हसियाकार आरबीसी। देखो क्या लिखा है, ग्लूटामिन की जगह कौन आ गया? किस पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे। बीटा चेन में चेंज हुआ कि अल्फा में? और कौन से मॉलिक्यूल में चेंज हुआ? अरे अभी बताया था, हीमोग्लोबिन। और इस वजह से जो ग्लोबुलिन चेन थी प्रोटीन की, वहां पर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो गया, 6 पर जीएजी की बजाय कौन आ गया? जीयूजी। और इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन था वो म्यूटेट हो गया, और हीमोग्लोबिन म्यूटेट होकर के पॉलीमराइज हो गया, और पॉलीमराइज होने से ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट गई, और उसका शेप भी बिगड़ गया आरबीसी का। आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव की बजाय कैसा हो गया? लंबा और हंसिए के आकार का। हंसिए के आकार का मतलब सिकल शेप, हंसिए के आकार का मतलब सिकल शेप। पीकेयू फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया हम पिछले टर्न पे भी पढ़ चुके थे। फिनाइल एनिलीन को कन्वर्ट करता है कौन? किसमें बदलता है? और एंजाइम था बीटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। बताओ एंजाइम का नाम, एंजाइम का नाम बीटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज।
ये फिनाइल एलिनिन को किस में बदल देता है? एक म्यूटेशन हो जाने के कारण ये एंजाइम नहीं बना। अगर एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एनिलीन किस में नहीं बदल पाएगा? तो टायरोसिन तो बनेगा नहीं और फिनाइल एनिलीन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि फिनाइल एनिलीन बदल जाएगा। देखो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एंजाइम नहीं बना। कौन सा एंजाइम नहीं बना? फिनाइल एनिलीन को कन्वर्ट करने वाला। किसमें कन्वर्ट करने वाला? नाम बताओ। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा? फिनाइल एनिलीन इकट्ठा हो जाएगा और बदल जाएगा फिनाइल पायरुवेट और फिनाइल एसीटेट में। यहां केवल पायरुवेट लिखा है और अदर में नाम नहीं लिखा, फिनाइल एसीटेट में, जो कि कीटेन बॉडीज है। और ये ब्रेन में इकट्ठा होगा तो ब्रेन को काम नहीं करने देगा। इससे क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन। और पेशाब के थ्रू बाहर आएगा क्योंकि किडनी में इसका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो जाता है, इसीलिए नाम पड़ा फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन बॉडीज के रूप में बदल के पेशाब के थ्रू बाहर आने लगा, नाम पड़ा फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया। थैलासीमिया बिल्कुल 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 सिकल सेल एनीमिया की तरह लगता है। किसकी तरह? हाँ, अब देखो जैसे हमने वहां HbA HbS लिखा था, यहां लिख देते हैं HbA HbT। इसका क्रॉस इसी से कराओ, HbA HbT। तो तीन तरह के क्रॉस मिले, तीन तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। HbA ये देखो, मम्मी से ए मिला, पापा से ए मिला, ये कॉम्बिनेशन बना। या फिर HbT मम्मी से टी मिला, पापा से टी मिला। या फिर HbA HbT, यहां से ए मिल गया, यहां से टी मिल गया। तो कितनी संभावना है? तीन तरह की जीनोटाइप संभावना है, लेकिन इसके बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है? 25%। कितनी है? जैसे हीमोफीलिया में थी, सॉरी सिकल सेल एनीमिया में थी। थैलासीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहला क्वेश्चन, मम्मी और पापा से पहुंचेगा जब दोनों पेरेंट कैसे हो? कैरियर। कैरियर का मतलब हो गया HbA HbT। HbA HbT, इसको हेट्रोजाइगस भी पढ़ सकते हैं। और फिर बोला गया इसमें भी म्यूटेशन हो जाएगा या जीन डिलीट हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? जो बीटा चेन है ना, बीटा और अल्फा दोनों ही कम बनेगी, कम बनेगी। ये लिखा हुआ है, रिड्यूस द रेट ऑफ सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अल्फा का कि बीटा का कि दोनों में? दोनों में हो रहा है। एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन बनेगी कि नॉर्मल? एब नॉर्मल। ठीक है, और इसकी वजह से एनीमिया आ जाएगा। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। और फिर बोला गया थैलासीमिया में जो चेन होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, अल्फा में अल्फा वाली अफेक्टेड होती है, बीटा में बीटा वाली अफेक्टेड होती है। ठीक है ना? बीटा में कौन सी वाली? यानी थैलासीमिया कितने प्रकार का होता है? अल्फा, और अल्फा में कौन सी प्रभावित होगी? बीटा में कौन सी होगी? और बोला गया अल्फा को प्रभावित करने के लिए ये वाला जीन जिम्मेदार है, HbA1 और HbA2, जो किस गुणसूत्र पर होता है? मतलब ये 16 नंबर है पापा का, ये 16 नंबर है मम्मी का। तो यहां पे दो दो जीन बैठा है, एक का नाम है HbA1, एक का नाम है HbA2। HbA1 और HbA2, बताओ। तो कह रहा है इन दो जीन में से कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4, दो मम्मी के तो 4 हो गए ना। कह रहा है जितने जीन खराब होते जाएंगे, जितने जीन में म्यूटेशन होता जाएगा, अल्फा चेन उतनी छोटी होती जाएगी। देखो क्या लिखा है, ईच पेरेंट ऑब्जर्व म्यूटेशन और डिलीशन और 1 और मोर 4 जीन। कह रहा है 1 या 4 जीन में से जितने ज्यादा इफेक्ट होते जाएंगे, उतने ज्यादा जीन इफेक्टेड होते जाएंगे तो उतना कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता जाएगा। मतलब चारों जीन इफेक्ट हो गए, अल्फा बहुत छोटा हो गया, 2 इफेक्ट हुए, अल्फा आधा हो गया, 3 इफेक्ट हुए, 3/4 रह गया, 3/4 तब डिलीट हो गया। इसी तरह से मम्मी का 10 नंबर और पापा का 11 नंबर, मम्मी का 11, इनका 16 था। दोनों के ऊपर एक एक जीन होता है। कौन सा जीन होता है? HbB। कह रहा है 2 जीन या 1 जीन इफेक्ट हुआ तो जो बीटा चेन छोटी हो जाएगी। देखो क्या लिखा है, HbB 11th क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट एंड ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ जीन। कह रहा है एक में म्यूटेशन हो जाए या दोनों में,
तो थैलासीमिया सिकल सेल से किस मामले में डिफर है? वो क्वांटिटी में प्रॉब्लम आई थी कि क्वालिटी में? बीटा चेन की क्वालिटी खराब हुई थी कि क्वांटिटी? यहां क्या खराब होगी? क्वालिटी खराब होगी। तो यहां क्वालिटी खराब होगी, क्वांटिटी, ठीक है, और यहां क्या खराब हुई? क्वांटिटी। तो दोनों में यही डिफरेंस है, पहले वाला क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम थी और बाद वाला क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी क्वालिटी में खराबी आई। तो अल्फा और इन दोनों में यही डिफरेंस था। देखो जनरली क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती है तो बीच में बनती है इक्वेटोरियल प्लेट। कौन सी प्लेट बनती है? इक्वेटोरियल या मेटाफिजिक प्लेट। इसी पर सारे गुणसूत्र आके जुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं। माना हमारे पास कितने गुणसूत्र हैं? 2 हैं, मान लिया हमारे पास 2 हैं, तो एक पहुंच जाएगा ऊपर और एक नीचे पहुंच जाएगा। ऐसा मियोसिस के समय होगा। मियोसिस के समय गुणसूत्र आधे रह जाते कि नहीं? 2 का आधा कितना हुआ? एक पहुंच गया ऊपर और एक पहुंच गया नीचे, ठीक है। ऐसा होता है एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में 2 में से एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे। लेकिन जब एनाफेज सेकंड आएगा तो अब क्या होगा? ऊपर कितने गुणसूत्र थे? अब एक क्रोमोसोम इसमें है और एक क्रोमोसोम इस सेल में, डायड बन जाएगा ना। बताओ मियोसिस 1 के बाद क्या बनता है? डायड, सेल 1 और सेल 2। अब फिर से इक्वेटोरियल प्लेट बनी, लेकिन अब की बार ये टूट जाएगा। ये क्या था? सेंट्रोमियर। तो आधा गुणसूत्र ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा, लेकिन इनको अब हम गुणसूत्र ही बोलते हैं। क्रोमैटिड ना बोल के क्रोमोसोम ही कहते हैं। इससे क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहेगी। इसको बोलते हैं मियोसिस सेकंड। और ये होता है एनाफेज सेकंड में, ये होता है एनाफेज सेकंड में। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल सेल इज 46। तो कह रहा है 22 ऑटोसोम होते हैं, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। किसी कारण से क्या हो जाता है? एडिशनल कॉपी ऊपर चली जाती है। मतलब मान लो 2 थे और दोनों ऊपर पहुंच गए, तो एक सेल में 2 रह गए, एक में 0 रह गए। या हमारे पास 46 थे, 23 इसमें जाने चाहिए थे, 23 इसमें, लेकिन इसमें चले गए 24 और इसमें चले गए 22। अभी भी तो 46 हैं। तो गड़बड़ हो गई कि सही है? सही हुआ। गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ हो गई तो किसी में ज्यादा चले गए, किसी में कम। उससे दिक्कत क्या होने वाली है? उससे दिक्कत ये होगी, स्पर्म में 23, ओवा में 23 थे, ओवा में 23 थे। ऐसा स्पर्म आया जिसमें 24 है, तो 24 और 23 यानी 46 से एक एक्स्ट्रा आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? यहां देखो, यहां वो स्पर्म आया जिसमें कितने थे? 22। अब बताओ 46 से एक कम आया, ये हो गया ट्राइसोमी, ये हो गया मोनोसोमी, ये ट्राइसोमी। अगर एक एक्स्ट्रा आ जाए तो, एक कम आ जाए तो मोनोसोमी। इसी वजह से सिंड्रोम पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? सिंड्रोम। देखो जैसे ये देखो, ये हम लोग ने कैरियोटाइपिंग करी हुई है। कैरियोटाइपिंग में देख रहे हो सबका जोड़ा बना हुआ है, लेकिन एक जगह तिकड़ी बनी हुई है। यहां देखो 3 आ गया, यहां 2, यहां 2, यहां 2, यहां 2, कहीं देखो 2, यहां देखो 1 2 3, तो 3 आ गया। तो एक एक्स्ट्रा कहीं से तो आया होगा, एक एक्स्ट्रा किसी स्पर्म से आ गया। इसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें 21वें नंबर पे, कौन से नंबर पे? एक एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आ गया तो मतलब पहले से 2 थे और कितने आ गए? एक एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। किस नंबर पे? 21st क्रोमोसोम पे ये एक्स्ट्रा आ गया। और इसको लैंगडॉन डाउन ने डिस्क्राइब किया था 1866 में, 1866 में।
इसीलिए इसका नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। बताओ डाउन सिंड्रोम किसके नाम पे पड़ा? लैंगडॉन डाउन नाम था उनका, ठीक है। और ऐसा इंडिविजुअल, डाउन मतलब छोटा कि बड़ा? छोटा कहते नहीं, बड़ा डाउन टू द अर्थ है, यानी बहुत नीचे का आदमी है ना, जैसे मोदी जी है ना, देखा नहीं कि जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब लैंगडॉन डाउन। तो लैंगडॉन डाउन जो होता है वो क्या होता है, कभी उसके वो जो होते हैं स्वीपर, उसके पैर धुलते हैं, पीते नहीं है पर पीना चाहिए, बहुत शुद्ध होता है, उससे ज्यादा वोट मिलेंगे, है ना। अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, तो डाउन का मतलब शॉर्ट की लॉन्ग? शॉर्ट स्टेचर्ड। स्मॉल राउंडेड हेड की लार्ज राउंडेड हेड? स्मॉल राउंडेड हेड। पाम फॉरवर्ड टंग, टंग पे दरार होगी, टंग पे दरार होगी, ठीक है ना। ऐसे बच्चों की वॉइस शार्प नहीं होती। अब मुंह ज्यादातर खुला रहता है, देखा होगा ऐसा खुला रहेगा हमेशा। हम लोग का तो बंद रहता है, केवल बोलते समय, बकबकाते समय खुलता है, उनका हमेशा ही खुला रहता है ना। और उसके बाद पाम ब्रॉड होता है उनका पाम ब्रॉड होता है और क्रीज होता है, मतलब ऐसे पूरी तरह से नहीं खुलता, हमारा देखो पूरा खुला, उनका ऐसे रहेगा। एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बाघा को नहीं देखा? मुंह खुला रहता उसका, और उसके बाद उसका पाम ऐसे क्रीज रहता है, ऐसे किया रहता है, बाघा झुका रहता है ऐसे। हाँ जेठा भाई बोलो, ठीक है। तो पाम क्रीज होता है, पाम ब्रॉड होता है, पाम क्रीज भी होगा। और फिजिकल और साइकोमोटर डिसऑर्डर होता है, फिजिकल और साइको मोटर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब मानसिक विकास कम हो जाता है, मानसिक विकास इनका मतलब हर तरह से डाउन ही है। मेंटल वाइज डाउन, शरीर की वजह से डाउन, पाम क्रीज, पाम ब्रॉड, जीभ पे दरार, आवाज क्लियर नहीं आती, मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलिजेंट नहीं होते बहुत, है ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये एडिशनल कॉपी ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, इसमें लिखा नहीं है पर सेक्स क्रोमोसोम पर आएगा। तभी तो नॉर्मल लोगों के पास कितना होता है, इसके पास कितना हो जाएगा? नॉर्मल लोग कैसे होते हैं? एक्स 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 वाई, और ये कैसा है? एक्स एक्स वाई, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, जो मैंने काटा है वो एक्स एक्स एक्स्ट्रा आ गया, यानी कौन सा एक्स्ट्रा कॉपी आ गई? एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। वरना ये था क्या, मेल था कि फीमेल? ओवर एंड ऑल मेल था कि फीमेल? मैस्कुलाइन की फेमाइन, लेकिन 2 एक्स आ जाने के कारण फीमेल के गुण आ गए, यानी मेल में फेमाइन गुण आ गए, और इसकी वजह से इसका ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो गया। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट को क्या बुलाते हैं? गायनेकोमेस्टिया, और ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, गायनेकोमेस्टिया और गायनेकोमेस्टिया। और कभी भी अगर यहां छेड़छाड़ हुई तो ये जरूर हो जाएगा, कभी भी सेक्स क्रोमोसोम में घट गया या बढ़ गया, स्टेरिलिटी होनी तय है। ऑटोसोम की वजह से स्टेरिलिटी नहीं होती, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम की वजह से स्टेरिलिटी होती ही होती है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? टर्नर में क्या होगा? टर्नर में एक कम हो जाता है, सेक्स क्रोमोसोम में से एक कम हो जाएगा। बताओ फीमेल कैसी होनी चाहिए थी? 44 ऑटोसोम और एक जोड़ा, क्या एक जोड़ा मतलब डबल एक्स, लेकिन ये नॉर्मल फीमेल थी। अगर ये टर्नर फीमेल है तो पता है क्या होना चाहिए? 44 तो ये बराबर रहेंगे, ये गायब हो जाएगा 2 में से, यानी एक एक्स और एक नॉट, बिल्कुल ग्रॉस हॉपर जैसी स्थिति आ गई। ग्रॉस हॉपर तो 45 क्रोमोसोम थे और एक्स नॉट कहलाने लगी। एक एक्स के कम हो जाने से फीमेल में फीमेलनेस कम हो गई, फीमेलनेस कम हो गई तो बताओ स्ट्राइल की फर्टाइल, ओवरी अवशेषी हो गई। रूडिमेंट्री का मतलब ओवरी है तो पर काम नहीं कर रही है, ओवरी है तो पर काम नहीं कर रही है। और क्या हो रहा है? जितने भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर थे, मतलब आवाज मोटी रह जाएगी, होनी कैसी चाहिए? पतली। कोई उसको फीमेल नहीं बुलाएगा, सब कहेंगे ये कहां जा रहा है ना। यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो सब घट जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर
की कमी आ जाती है। बताइए, which of following option correctly present in the phenotype of capital R, capital small y, capital R, small r, capital Y। तो देखो ये कैसा होगा, ये तो हो जाएगा कैपिटल आर मतलब राउंडेड, राउंडेड के साथ रिंकल, राउंडेड के साथ ग्रीन, और ये राउंडेड और येलो। तो बताओ, हाँ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9331 फिनोटिपिक रेशियो रिप्रेजेंट करता है क्या? क्या रिप्रेजेंट करता है? 933 ये करता है कि एक जीन दूसरे जीन पर निर्भर नहीं कर रहा है। ऐसा किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द डाई हाइब्रिड क्रॉस। नंबर ऑफ फिनोटाइप 3 होगा, जीनोटाइप। डाई हाइब्रिड में 3 था कि 9 था? 9 था। अरे 3 की पावर 2 बराबर 9। नंबर ऑफ स्प्रिंग इन F2 जनरेशन 4 नहीं, 16 थे। अच्छा, फिर नंबर ऑफ फिनोटिपिक जनरेशन इन F2 जनरेशन 4 थे, हाँ 9331 सही है। और पोलर 4 नंबर ऑफ गैमिट 2 नहीं 4 थे, 4 मेल के 4 फीमेल के। तो कौन सा सही हुआ? थर्ड। अच्छा ये बताओ इसका कौन कौन सा गैमेट बनेगा? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, और फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। यानी कौन सा? ये वाला बनेगा। 50% में कैपिटल आर गया, 50% में कैपिटल वाई आया, 50% में स्मॉल वाई आया, 50% में स्मॉल आर आया। बोलो, पढ़ाया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बताइए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? जब दो पेयर ट्रेड कंबाइंड होते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट टू अनदर पेयर। सही है पहला, हाँ। बाकी में देखो डिपेंडेंट 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 लिखा है, चौथे में इंडिपेंडेंट भी लिखा है, लेकिन लिखा है कि बोथ पेयर ऑफ ट्रेट आर सेग्रीगेटेड, द कैरेक्टर ऑफ बोथ पेयर आर इंडिपेंडेंट। अब बताओ पहला ज्यादा सही कि चौथा ज्यादा सही? हाँ, पहले में सेग्रीगेशन वर्ड भी आ गया और पहले में ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था। ये बताइए कौन सा करेक्ट है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जीनोटाइप में 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, गलत, 4 बनेंगे। फिर कह रहा है थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट इन स्क्वायर फॉर्म इज नोन एज पुन्नेट स्क्वायर। हाँ सही है। फिर कह रहा है मेंडल ने काम किया था 1950 तक, मेंडल का काम पता नहीं चला था 1950 तक, गलत, 1900 में। द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम 1902 में, ना कि 1900 में, 1802 में। क्या गलती चौथे में? 1902 था। तो सही हुआ कौन सा? दूसरा। ये बताइए द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ करेक्टर्स इज प्रूव्ड बाय। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूफ किसने किया था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे प्रूफ हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ इन F2 जनरेशन नहीं, presence of tall and dwarf in F2 population, appearance of smooth and wrinkle seed in the ratio of 3:1, appearance of smooth and wrinkle seed in F2, observation of F1 progeny is high tall। क्या सही है? appearance of smooth and wrinkle in F2 और अपीयरेंस ऑफ टॉल एंड डॉर्फ। टॉल एंड डॉर्फ से तो प्रूफ किया ही नहीं था, है ना। अपीयरेंस ऑफ टॉल एंड डॉर्फ, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, स्मूथ और रिंकल से किया था, याद करो।
याद आया ना, टॉल एंड डॉट से कहां किया था, वो तो फर्स्ट लॉ किया था। ये बताइए द नंबर, ये नंबर है, नंबर नहीं, द नंबर एंड टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द व्हेन दिस इज क्रॉस विद दिस। तो देखो इधर देखो, इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, बस एक ही प्रकार का बनेगा। इसके बनेंगे एक ही प्रकार के, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, अरे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी। इसका बनेगा कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, दो ही बनेंगे, यानी ये और ये, थर्ड ऑप्शन। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर इन F2 जनरेशन विद राउंडेड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंडेड बनने के लिए एटलीस्ट कैपिटल आर चाहिए, है ना, और रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट बोल रहा है, एक ही बनेगा। राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन एक साथ बोला है, देखो राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो राउंडेड के लिए कैपिटल आर होना चाहिए और रिंकल्ड के लिए स्मॉल वाई होना चाहिए। रिंकल्ड के लिए तो स्मॉल वाई होना चाहिए ना। राउंडेड येलो और रिंकल ग्रीन पेरेंट, नहीं ये बोल रहा है कितने बनेंगे, इनमें से छांट के दे देना है। देखो ये गलत है, पूछो क्यों? 2 की पावर 0 बराबर 1 आना चाहिए, तो 2 कहां से आ गया? बोलो। ये 2 की पावर 1 बराबर 2/16 आना चाहिए, गलत हो गया। फिर ये बताओ 2 की पावर 1 बराबर 2 आना चाहिए, फिर ये गलत हो गया। ये देखो 2 की पावर 1 बराबर 2 आना चाहिए, 2/16, तो सारे ही गलत हो गए ये। अब वही तो कह रहे, क्या पूछ रहा है समझ नहीं आया। करेक्ट मैच पेयर इन F2 जनरेशन विद राउंडेड येलो एंड रिंकल सीड। वो तो एक आना चाहिए, मुझे लग रहा है यहां स्मॉल वाई होगा, तभी बनेगा 4/16। 2 की पावर 2 बराबर 4, कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि कोई ऑप्शन आए नहीं। अच्छा फिर यहां बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंडेड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाँ 9/16 और 1/16। ये बताइए which of the following correct match with respect to dihybrid cross conducted by Mendel। मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था उसके लिए कौन सी बात सही है? नंबर ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन इज 9, हाँ सही है। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड इन F2 गलत है, हाइब्रिड आता था 4। फिर नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव 1 आना चाहिए था, और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इन F2 जनरेशन 12 गलत है, तो पहला सही है। कह रहा है कि अगर किसी का क्रॉस इससे इसका करा दें तो क्या होगा? तो ये होगा, ये बनेगा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। इसका केवल और केवल कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, तो ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखो किस में आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये नहीं, इसमें ये मैच नहीं हुआ, गलत हो गया। और ये देखो कैपिटल आर ये और कैपिटल इस, ये थर्ड आ रहा है, सही है ना, तुरंत हो गया। ये वाला करो, वो सिलेबस में नहीं है। करेक्ट मैच पेयर इन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट मैच है? स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड ग्रीन है, गलत हो गया ना, रिंकल्ड होता तो स्मॉल वाई होता ना। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रिंकल्ड येलो होगा। रिंकल्ड, अरे स्मॉल आर रिंकल्ड को करेगा और कैपिटल वाई येलो को कर देगा, तो सेकंड सही है। हाँ सेकंड सही है, सेकंड हो जाएगा। ये बताओ, इसको करो, देखो आप, बड़ा इजी है।
इसके बनेंगे दो, कैपिटल ए, एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, इसका बनेगा कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, ये बनेगा कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो इसका इस क्रॉस कराया, ये तो F1 जनरेशन में आए ना, अभी तो F1 में आए ना, कहां पूछ रहा है F2 में। तो अब इसका बनेगा कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, और इसी का इसी से क्रॉस कराओ, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, यानी ये 1 1 1 1 2 1, नहीं ये दो तो एक जैसे है ना, देखो ना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछा है, बोल रहा है कि एक फीमेल गैमेट कैसा होगा जबकि मेल गैमेट जो है वो दिया हुआ है, ये मेल गैमेट दिया हुआ है। अब एक काम करो ना, फीमेल गैमेट नहीं पता है, एक काम करो, ये दोनों लेटर यहां से काटते जाओ, ये कटा, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी कटा, अच्छा स्मॉल ए से स्मॉल ए कटा, कैपिटल बी से कैपिटल बी कटा, स्मॉल ए से स्मॉल ए कटा, कैपिटल बी से कैपिटल बी कटा, बचा क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, ये स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, तो स्मॉल ए कैपिटल बना, इसका मतलब इसके पास रहा होगा 2 कैपिटल स्मॉल ए और 2 कैपिटल स्मॉल बी, डबल रहा होगा ना, इससे गैमेट से तो डबल होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन आया, सेकंड आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, यही एग्जाम में आ जाता तो गलत कर देते। ये बताओ, पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है, तीसरा सही है ना। ये बताइए, कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, कम्युनिकेशन इजी नहीं था, हाँ सही है पहला, मेंडल्स का जीन स्टेबल है, डिस्क्रीट यूनिट है और वो इजीली एक्सेप्टेड नहीं था, सेकंड, बाकी थर्ड सही है, चौथा सही है। ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट मेंडल के हिसाब से सही है, दूसरा इंडिपेंडेंटली, टुगेदर नहीं, इंडिपेंडेंटली, तीनों ने अलग अलग रिसर्च किया था, तो आंसर हो गया दूसरा। ये बताओ हाँ, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, बिल्कुल सही है। ये बताइए suitable for genetical study, पहला तो गलत हो गया, दूसरा मैनी टाइप ऑफ वेरिएशन कैन बी सीन विद द लो पावर, ये सही है। तीसरा कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 ईयर नहीं 2 वीक था, सिंगल मीटिंग से लॉन्ग लिव्ड नहीं था, शॉर्ट लिव्ड, और स्मॉल लार्ज नंबर, तो गलत हो गया। कौन सा सही हुआ, सेकंड। ये बताइए ड्यूरिंग, दो स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर इंडिपेंडेंटली अरेंज हो जाते हैं, हाँ सही है। एनाफेज फर्स्ट में तो इंडिपेंडेंटली अरेंज होते हैं, एनाफेज में तो इंडिपेंडेंटली तो मेटाफेजिक प्लेट पर लिखा है ना, हाँ तो गलत हो गया, क्योंकि मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेज में बनती है ना कि एनाफेज में, पहला गलत हो गया। दूसरा क्रोमोसोम आर द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, सही है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। पहला गलत दूसरा सही, यानी थर्ड। ये बताइए कौन सा करेक्ट मैच है,
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोवेरियन सटन सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मॉर्गन कहां से दे देंगे, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोवेरियन सटन ने दी थी। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन ये मॉर्गन ने नहीं, मॉर्गन ने किया था, मेंडल ने नहीं किया था। मेंडल लिखा हुआ है तो गलत हो गया। कौन सा सही हुआ? ये देखो, ये है ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला को बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, और मेल छोटा फीमेल बड़ी, तो कौन सा सही हुआ? कहां पहला हुआ? एपिस इंडिका कहां हुआ? दूसरा ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बोथ द क्रोमोसोम एंड जीन segregate at the time of gamete formation, such as only one pair of transmitted to the one gamete. Each pair is transmitted to the one gamete. इनकरेक्ट पूछा है, पहला सही हुआ। दूसरा ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर कॉम्प्लेक्स मीडियम सिंपल मीडियम था, गलत हो गया। तीसरा सही है, चौथा सही है। ये बताओ किसका फिगर है? हाँ तो आंसर हो गया हाँ सही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताओ अब, स्किन कलर में क्या था? डोमिनेंट का था डार्केस्ट और रिसेसिव का था लाइटेस्ट। कौन सा सही? पहला, पहला हुआ ना। स्किन कलर इन ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव। फिर प्लियोट्रॉपी जीन क्या है? सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, ये तो सही है। और ह्यूमन पॉपुलेशन ओनली, गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। इट्स इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हाँ तो दूसरा और तीसरा यानी चौथा। सेक्स डिटर्मिनेशन में बोला गया कि कंट्रोल बाय ए एंड नॉट रिमेनिंग क्रोमोसोम आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स क्रोमोसोम, यानी ए मतलब सेक्स क्रोमोसोम से कंट्रोल होता है और ऑटोसोम से, हाँ तो सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा सेक्स क्रोमो, ए हो जाएगा सेक्स एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम, और ये ऑटोसोम। पहला ये बताइए एक्स नॉट टाइप में क्या देखा था आपने? मेल में 2 टाइप के गैमेट होते हैं। थर्ड, या तो एक्स या तो विदाउट एक्स, या तो एक्स या तो विदाउट एक्स। ये बताओ। इनकरेक्ट पेयर विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हाँ तीसरा, ये तो ग्रॉसहॉपर का केस है। हम लोग वाला तो होता है एक्स 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 वाई, ड्रोसोफिला का और हम लोग का। इनकरेक्ट पेयर मेल बर्ड है होमोगैमेटिक, गलत नहीं, सही है, सही है। मेल बर्ड बोला है ना, बर्ड तो सही है। फीमेल बर्ड हेट्रोगैमेटिक, सही है। मेल ड्रोसोफिला हेट्रोगैमेटिक, सही है। मेल ग्रॉसहॉपर गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। ये बताइए हेट्रोगैमेटिक फीमेल और होमोगैमेटिक मेल, तो जेड डब्ल्यू जेड जेड। ये बताइए इनकरेक्ट वन, 2 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है और होमोगैमेटिक हैज ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम XY। सही तो है पहला। और मेल में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है और ऑटोसोम होता है XZ, और ये सही है।
ये गलत है। मैमल में मैन होता है, मेल। ये बताइए, हमारे अंदर कैरियोटाइप ऑफ मेल पूछा है तो 44 प्लस XY और 44 प्लस यानी सेकंड, और कह रहा है एक कपल है उसके 3 बेटियां हैं, तो चौथे के बच्चे के फीमेल होने का चांस कितना है? 50%। उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, हर बार 85% चांस होता है। ये बताइए, स्पर्म और एग डेवलप्स एज ए फीमेल एंड अनफर्टिलाइज्ड डेवलप्स एज ए मेल, तो जो फीमेल है वो तो होगी क्वीन और ड्रोन। सेकंड बोलो भाई, जो फीमेल है वो क्वीन होगी और जो अनफर्टिलाइज्ड एग था वो मेल बना रहा है यानी ड्रोन होगा। बोलो क्या कह रहा है? मेल कैनॉट ट्रांसमिट द ट्रेट टू इट्स मेल ऑफ स्प्रिंग। कह रहा मेल से मेल में कौन सा नहीं जाएगा? हाँ, हनी बी में नहीं जाएगा भाई, मेल पापा होते ही कहां है उसके। ठीक है, इन हनी बी मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस एंड मियोसिस। मेल में माइटोसिस और फीमेल में मियोसिस। ये बताइए, ऑल द फैक्टर दैट अल्टर्ड द क्रोमोसोम एक्सेप्ट, रिकॉम्बिनेशन अल्टर नहीं करता, रिकॉम्बिनेशन तो केवल वेरिएशन पैदा करता है। पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस की सिंगल बेस पेयर, सेकंड। फिर उसके बाद सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण था? पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, फ्रेम सीट म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? पहला और दूसरा दोनों, या तो इंसर्ट कर दो या तो डिलीट कर दो। अच्छा, ये डायग्राम जो था जो सेवरल जनरेशन में देते पेडिग्री, फोर्थ हो जाएगा। ये बताओ, ये मेटिंग को शो कर रहा है और ये क्लोज मेटिंग को, यानी कंसेजीनियस मेटिंग। देखो, एक मेटिंग को, एक कंसेजीनियस मेटिंग को। अच्छा, ये नॉर्मल मेल है, ये फीमेल है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है और ये है डिजीज्ड। तो यानी पहला मेल फीमेल सेक्स अनस्पेसिफाइड है और अफेक्टेड मेल। कह रहा है कि एक फैमिली है, उसमें पापा के अंदर का ट्रेट है और मदर डिड नॉट, मदर के अंदर ट्रेट नहीं है, यानी मदर रोगी नहीं है। तो पापा के अंदर ट्रेट है, मम्मी के अंदर नहीं है। इसमें देखो, पापा में है, मम्मी में नहीं है, या मम्मी पापा दोनों में है, या मम्मी में है पापा में नहीं है, या ना मम्मी में ना पापा में। तो थर्ड ऑप्शन नहीं, किसमें बन रहा है? हाँ, पहला होगा, पापा में है मम्मी में नहीं है। सही है कि नहीं? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कलर ब्लाइंडनेस। मेल को इफेक्ट करता है पर फीमेल को इफेक्ट है कोई ऑप्शन? लेकिन गलत ढूंढना है ना हमें। पहला सही है, दूसरा भी सही है। हाँ, कैरियर फीमेल होती, मेल नहीं। कैरियर फीमेल होती, मेल नहीं। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। क्या होगा? देखो, जो कैरियर, ये कैरियर को दर्शा रहा है, अगर आधे में तो कैरियर को, तो एक्स और एक पे पी होगा, किसी पे नहीं। ए पूछा है पहले, ये पूछा है, तो ये नॉर्मल फीमेल होगी, एक्स, और ये मेल है, एक्स पी के ऊपर वाई, और ये फीमेल है तो एक्स पी एक्स। सही है ना? बताया था, इन्होंने पी मान लिया, हमने सी माना था। ये बताइए, हाँ डोमिनेंट है, रिसेसिव हो ही नहीं सकता, डोमिनेंट होगा। एक नॉर्मल विजन वाली फीमेल है, उसके पापा कलर ब्लाइंड थे। सुनो, पापा से करेक्टर कहां जाता? बेटियों में। तो बेटी हो गई ऐसी, एक्स स्मॉल सी और एक्स पे कैपिटल सी और एक्स पे स्मॉल सी, कैरियर हो गई। बोलो, यहां तक बात समझ आई? अगर पापा कलर ब्लाइंड थे तो बेटी कैरियर हो जाएगी, क्योंकि पापा से बेटियों में जाता है, मम्मी से बेटों में जाता है। ठीक है, इसकी मैरिज हुई
इस फीमेल की मैरिज हुई ऐसे ऐसे व्यक्ति से जो कलर ब्लाइंड था, जिसके पापा कलर ब्लाइंड थे। कह रहा है इसकी मैरिज हो गई, इस फीमेल की मैरिज हुई किससे? जिसके पापा कैसे थे? तो पापा कलर ब्लाइंड थे, तो बच्चा तो नॉर्मल था। क्यों? पापा से बेटों में नहीं जाता, बेटियों में जाता है। मम्मी से कहां जाता है? बेटों में। ये चलता है क्रिस क्रॉस, मम्मी से बेटे में, पापा से बेटी में। ठीक है, तो ऐसा हुआ। अब बोल रहा है बताओ उनके बच्चों के कलर ब्लाइंड होने की कितनी संभावना? बना लो। एक्स पे कैपिटल सी, एक्स पे स्मॉल सी, और एक्स और वाई, एक्स पे कैपिटल सी मान लो, इसको एक्स पे कैपिटल सी मान लो, नॉर्मल है ना। तो एक्स पे कैपिटल सी, एक्स पे कैपिटल सी नॉर्मल, एक्स पे कैपिटल सी और वाई नॉर्मल, एक्स पे कैपिटल सी, एक्स पे स्मॉल सी, कैरियर फीमेल, एक्स पे स्मॉल सी और वाई 25%। व्हाट आर द चांस ऑफ चाइल्ड टू बी कलर ब्लाइंड? ये इसमें ये कलर ब्लाइंड होगा 25%। अब एक नॉर्मल फीमेल है, इसके पापा कलर ब्लाइंड हैं और इसकी मैरिज होती नॉर्मल मैन के साथ, तो पापा कलर ब्लाइंड थे, तो ये फीमेल कैसी हुई? कैरियर हो गई। एक्स पे कैपिटल सी और एक्स पे स्मॉल सी। इसकी मैरिज होती नॉर्मल मैन के साथ, यानी ये वाला वही केस तो बना। तो पूछा है क्या एक्सपेक्टेशन होगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगा? तो ऑल डॉटर्स आर नॉर्मल और और 50% सनार कलर ब्लाइंड। भाई दो बच्चे, दो बेटे बने थे ना, एक ही बेटे में तो पहुंचा था, ये हो जाएगा पहला। वही केस है, बस उल्टा पूछ लिया है। ये बताइए, हेट्रोजाइगस नॉर्मल फीमेल, नहीं होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल, ये हो गया ना। ये हो गया ना, एक फीमेल ऐसी बन गई ये, और हीमोफिलिक मेल का मतलब ये हुआ ना। अब बताओ, बना लो। एक्स पे कैपिटल एच, एक्स पे स्मॉल एच, एक्स पे कैपिटल एच और वाई, एक्स पे कैपिटल एच, एक्स पे स्मॉल एच, एक्स पे कैपिटल एच और वाई। बताइए क्या बना? ये कैरियर फीमेल बनी दोनों, तो नॉर्मल होगी। यानी नॉर्मल फीमेल कहीं लिखा है? ये लिखा है, इसमें भी लिखा है। कैरियर फीमेल लिखा तो ये सही हुआ। और जरा देखो मेल कैसा हुआ, मेल भी नॉर्मल है, नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल। बोलो ये बताइए, सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सी बात सही है? म्यूटेंट हीमोग्लोबिन अंडरगोस पॉलीमराइजेशन, सही है। दूसरा जीएजी की जगह जीयूजी आ गया था, सही है। और 6 पोजीशन पे आया था, सही है। और हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया appears unaffected but they are carrier of the disease, हाँ ये भी सही है। यानी 1 2 3। चौथा ये बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? आरबीसी becomes sickle shape under low oxygen tension in sickle cell anemia, गलत, मतलब वो इसके हिसाब से सही हुआ, इनकरेक्ट ढूंढना है। हाँ ऑल टुगेदर नहीं होता ना, अल्फा है तो बीटा नहीं, बीटा है तो थर्ड हो गया। और 31 हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर थैलीसीमिया? पहला सही है, HbA1 HbA2 और ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है, सही है। और उसके बाद दोनों पेरेंट होमोजाइगस होने चाहिए, सही है। अल्फा में 16 नंबर और बीटा में 11 नंबर इफेक्ट होगा, सही है। चारों सही है, चारों सही है ना।
उसके बाद नहीं, तीसरा सही तो है, ट्रांसमिटेड अगर दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस कैरियर हैं तभी तो आएगा। फ्यूजन फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन, लॉस और गेन बोल रहा है न्यूप्लाइडी। ये लगभग सारे आज वाले सारे क्वेश्चंस हो गए। कल हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।